भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। किस बात की विजय? विजय पाकिस्तान पर, जब तीसरे भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने समर्पण किया। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक भी शहीद हुए, वहीं पाकिस्तानी सैनिकों का तो कहना ही क्या। ऐसे में पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूटा और एक टुकड़ा उसका बांग्लादेश बना। यानी कि भारत से टुकड़ा निकल करके जो छोटू सा एक नया देश बना, क्योंकि भारत से ही पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से ही एक छोटू सा देश निकला, वो देश आजकल नई उड़ान पर है। मैंने पहले भी कहा था कि वो पापा के जूतों में पैर फंसाकर देख रहा है। वो भूल रहा है कि कैसे उसे बनाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का सरेंडर कराया था। बात 1971 की ही है, जिसको आज भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर कराते हुए उनका साथ समझौता कराया और पाकिस्तान से बांग्लादेश जैसा एक देश नया निकाला। पाकिस्तान जो पहले 1971 से इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था, भारत ने इसे तोड़कर पूर्व को पश्चिम से अलग कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। भारत की इस जीत पर हम हमेशा 1971 से लेकर आज तक हमारी सेना की इस काबिलियत को, हमारी सेना के इस साहस और शौर्य को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार बांग्लादेश की तरफ से एक बयान आया और वो बयान वहां के एक मंत्री महोदय का था, जो कि अपने पहचान के संकट में हैं कि इन्हें किस कैटेगरी में रखा जाए। लेकिन इनका बयान था कि भारत मात्र एक सहयोगी था उस युद्ध में, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर भारत किस बात पर सेलिब्रेशन कर रहा है? इनके इस बयान से बहुत ज्यादा ट्वीट और सोशल मीडिया पर तो माहौल बना हुआ है ही, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वो कहीं इनका भी नॉलेज एनहांसमेंट करेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, बात है दिसंबर 1971 की, जब 3 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में एंट्री की थी। टेक्निकली भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ था 3 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को सरेंडर करा के युद्ध को फिनिश कर दिया था। बड़ी संख्या में माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन के चलते बड़ी संख्या में बंगाली भारत के अंदर बांग्लादेशी बनकर आए और यहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी हुई। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो आपको याद हो कि धर्म के आधार पर जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत से पाकिस्तान निकला। पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनकर निकला। मुस्लिमों के बने इस देश ने एक तरफ पाकिस्तान को भारत के पश्चिम में पाया और एक तरफ पूर्व में पाया। पूर्व के जो पाकिस्तानी थे, चूंकि ये बंगाली थे, बंगाली मुसलमानों को पाकिस्तान के जो पश्चिमी मुसलमान हैं, पश्चिम पाकिस्तान के जो मुसलमान थे, वो अपने से निचले दर्जे का मानते थे। इन्हें दोयम दर्जे से ट्रीट करते थे। इन्हें तो लगता था कि ये तो ओरिजिनल वाले पठान हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं और ये बंगाली हैं। इसीलिए इनके साथ पाकिस्तानियों का भी बराबर बर्ताव नहीं था। अपने आप को पश्चिमी पाकिस्तानी ज्यादा प्रबल, समझदार, खूबसूरत, लंबे चौड़े कदकाठी वाले, गोरे और सुंदर मानते थे और इन्हें ठिगना, छोटा, काला, बंगाली मान करके इनको बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। ट्रीटमेंट इस तरह का था कि 1947 से 71 के बीच में जितने भी बड़े अहम पद थे, उन पर कभी भी कोई पूर्वी पाकिस्तान से निकला हुआ व्यक्ति पाकिस्तान की सत्ता पर सवार नहीं हुआ। यानी ओवरऑल ये पूरा एक देश होते हुए भी कभी भी बंगालियों को कोई बड़ा पद नहीं दिया, ना सेना का जनरल का पद, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, कोई पद नहीं। इस बात को जब पूर्वी पाकिस्तान समझने लगा, यानी बंगाली मुसलमान समझने लगा, तो उसने इसका विद्रोह करना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष। बात दिसंबर 1970 की है। यहां हुए आम चुनाव। आम चुनाव के समय यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। आम चुनाव बोले तो लोकसभा के लिए चुनाव। जब लोकसभा के लिए चुनाव हुए तो संसद में कुल 313 सीटें थी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में मिलाकर के। इन 313 सीटों में से बांग्लादेश के, यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, उसमें 169 सीटें थी और पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज वाले पाकिस्तान में 144 सीटें थी। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 157 हुआ करता था। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के फादर हैं, जिन्हें आज बांग्लादेश के अंदर राष्ट्रपिता के रूप में ट्रीट किया जाता है, बंगबंधु के रूप में ट्रीट किया जाता है, शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग है, जिससे शेख हसीना बिलोंग करती हैं, शेख हसीना के फादर साहब जो शेख मुजीबुर रहमान हैं, इनकी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीटों में से 167 सीटें जीत ली। जीतने का बड़ा कारण यह था कि पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से कोई व्यक्ति जाकर पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा। मतलब 157 का करिश्माई आंकड़ा पार कर दिया। यह आंकड़ा पार किया तो निश्चित ही शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी पद मिलना था उनके हिसाब से वो बनना तय हुआ। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता ये नहीं चाहते थे। इसलिए वहां पर सैन्य तानाशाह जनरल याह्या खान ने कहा कि मैं मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। अब जब मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे यह तय हुआ, तो 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के, जिसको आज का बांग्लादेश कहते हैं, वहां के रेस कोर्स ग्राउंड में एक ऐतिहासिक भाषण दिया। इस रेस कोर्स ग्राउंड में ही लगातार 1971 से अब तक सैन्य परेड होती आई है, जो इस बार नहीं हुई है। बाय द वे, रेस कोर्स ग्राउंड में इन्होंने भाषण दिया और खुद को पूर्वी पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश के रूप में आजाद घोषित कर दिया। कहा कि अब हमें आजाद होने का समय आ गया है। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान में डाल दिया गया और ऐसे में इनको छुड़ाने वालों की एक सेना बन गई, जिसे मुक्ति वाहिनी नाम दिया गया। इस मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त पश्चिमी पाकिस्तानियों का, मतलब एक तरह से शोषण झेला। इन्होंने बुरी संख्या में अपने लोगों को खोया, बहुत मारपीट, यातनाएं, बलात्कार, नरसंहार सहे। लंबे समय तक जब ये सब चीजें होती आई तो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग
माइग्रेट करके भारत आना शुरू हुए। यानी मुक्ति वाहिनी का जो दमन चल रहा था उसके चलते बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान के, पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत आने लगे। इससे भारत परेशान होने लगा कि इतने सारे लोगों को, विस्थापितों को हम अपने यहां कैसे स्थान देंगे। हमने इस विषय की चर्चा दुनिया के कई देशों से की, बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों से, अमेरिका से, रशिया से, सबसे की कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, आप यहां पर इंटरफेयर क्यों नहीं करते हैं। लेकिन मतलब हद यह था कि अमेरिका उस समय पाकिस्तान समर्थक हुआ करता था, हमारी कुछ ना सुना। ऐसे में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी इस घटना के कारण कहा गया, उन्होंने तय किया कि हमें इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना होगा। और हमने 3 दिसंबर को, वो भी तब जब पाकिस्तान ने भारत पर पहले हमला किया, यह कहते हुए कि आप मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम पर पाकिस्तान के गोले चले और हमने युद्ध में फिर भाग लिया। 3 दिसंबर को भारतीय सेना इस युद्ध में भाग लेती है और 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का लेफ्टिनेंट जनरल के साथ सरेंडर करा करके इस युद्ध को खत्म कर देती है और बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देता है। भारत 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देता है और इसी के साथ बांग्लादेश दुनिया के सामने एक नया राष्ट्र बनकर आता है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के साथ खड़ा था यूएसएसआर, भारत, यूएसएसआर और उस समय का बांग्लादेश एक साथ, और वहीं पाकिस्तान के साथ में तत्कालीन अमेरिका, ब्रिटेन, ईरान, चाइना सब खड़े थे और भारत ने इस गेम को बदल दिया था। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व ही 4 दिसंबर के दिन मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि भारत का जो नेवल डे है वो भी इस कारण से मनाया जाता है क्योंकि इंडियन नेवी ने उसी युद्ध के दौरान पाकिस्तान के कराची पोर्ट को आग से झुलसा दिया था। 6 दिनों तक वो जलता रहा था, जिसके चलते इंडियन नेवी नेवल डे सेलिब्रेट करती है। यानी कि यह युद्ध हमारे काफी बड़े साहस और शौर्य का परिचय है। ये जो तस्वीरें हैं ये प्रमाण है कि किस तरह से पाकिस्तानियों ने भारत के सामने सरेंडर किया था। लेकिन अब ऐसी स्थिति के बाद जब कोई यह बात बोल दे कि तुम तो केवल सहयोगी थे, तो उन्हें कुछ आंकड़े दिखाने जरूरी हो जाते हैं। अगर हम सहयोगी थे तो हमारे कम से कम 45 इंडियन एयरफोर्स के क्राफ्ट इस पूरे युद्ध के अंदर क्षतग्रस्त हो गए। हमारे 45 इंडियन एयरफोर्स के जो क्राफ्ट हैं, 80 टैंक हैं, वो डैमेज हुए, एक नेवल एयरक्राफ्ट खत्म हुआ, एक फ्रिगेट खत्म हुई, लगभग 3,500 सैनिकों की जान गई। इतने लोगों की जान केवल सहयोग में चली गई, तो यह सहयोग का भी एहसान मानना चाहिए। खैर, भारत की इंडियन एयरफोर्स ने इस विजय दिवस यानी 16 दिसंबर की याद में एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा और अपने आप साहस को इस तरह से याद दिलाते हुए कहा कि उस समय के पाकिस्तानी जनरलों का मानना था कि यह भारतीय एयरफोर्स ही थी जिसने युद्ध को पलटा कर रख दिया था। असम राइफल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट में उन दिनों बॉर्डर्स पर हुआ करती थी, उन्होंने भी इस दिवस को शौर्य साहस के रूप में सेलिब्रेट किया। भारत के अंदर हमेशा की तरह इस विजय दिवस के सेलिब्रेशन को मनाते हुए हम लोगों ने अपने पूर्व जो शहीद हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित की। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि शेख मुजीबुर रहमान ने जो आंदोलन शुरू किया था उसे भारत के सहयोग से एक नए राष्ट्र के रूप में निर्मित करके भारत ने इस जीत को प्राप्त किया था। यही कारण है कि शेख हसीना भारत के प्रति इतनी ज्यादा समर्पित हैं और इनका आज भारत में ही इस तरह शरण लेकर रहना यह दर्शाता है कि यह भारत से कितना ज्यादा अपने आप को कनेक्ट कर पाती हैं कि आप ही की वजह से भारत आजाद हुआ था। खैर, अब शेख हसीना यहां पर नहीं है, उनकी जगह कोई कार्यवाहक व्यक्ति यहां सरकार चला रहा है। यह कार्यवाहक व्यक्ति इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करे, इसके लिए बड़ा ही द्वंद था। देश की आजादी को ही कहीं ना ठुकरा दिया जाए, हमें तो इस बात का डर था। हो सकता था यह मना ही कर दे कि नहीं, यह सब सेना झूठी है, नहीं यह जीत नामंजूर है, नहीं हमें शेख मुजीबुर रहमान नामंजूर है, तो हमें यह विजय भी नामंजूर है। मुझे तो लगता था कि कहीं यह घोषणा ना कर दे कि आज से हम फिर से पाकिस्तान कहलाएंगे। खैर, इन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट किया। इस दिन को सेलिब्रेट तो किया, लेकिन इस बार शेख मुजीबुर रहमान, जिसने देश बनाया, जिसने देश के लिए इतना संघर्ष किया, उसका पूरे बांग्लादेश में कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आप सोचिए कि यह देश कितना बुरी तरह अपने बाप का नाम भूल चुका है। मैं यह जानने के लिए ही आपको सेशन किया कि इस सेशन में कहीं शेख मुजीबुर रहमान की चर्चा नहीं, मतलब ना भाषण में ना पोस्टर में। जिस आदमी ने जेल सहा, जिस आदमी के लिए 169 में से 167 सीटें जो जीता हो, जिसने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का निर्माण किया हो, फिर से यह अपने पिताजी का नाम भूल गया। वहीं दूसरी ओर जिसने उसकी हत्या की, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जिया उर रहमान था, जो कि बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी रही, शेख हसीना के टाइम पर उस जिया उर रहमान के पोस्टर टाके गए। इतना ही नहीं, ढाका के सुरहावर्दी पार्क में होने वाली जो सेना की परेड है, इस परेड को जहां पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था, वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सपोर्ट करने वाले संगठन जमात इस्लामी ने पहली बार विजय दिवस को सेलिब्रेट किया। मतलब यह बड़ा ही विचित्र हो रहा था कि सेलिब्रेशन वो कर रहे थे जो पाकिस्तान के ही साथ हैं, यानी कि पाकिस्तान से छूटने की आजादी है, छूटने की खुशी है, या फिर छूटने का गम समझ नहीं आया। वहीं दूसरी ओर पूरे रास्तों पर भारत विरोधी पोस्टर्स और भारत विरोधी नारों की फहरिस्त लंबी दिखाई दी। जहां जहां भारत का खिलाफत किया जा सकता था वो किया जा रहा था। यानी कि इस बार इनका विजय दिवस विजय से ज्यादा भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए ज्यादा था। दिल्ली नहीं ढाका, ढाका ही ढाका, इस तरह के नारे लग रहे थे। जहां तहां देखो वहां बांग्लादेश में स्टूडेंट्स इस बात के लिए प्रोटेस्ट में थे कि इन्होंने हमें गलत आजाद करा दिया, हम आजाद होना ही नहीं चाह रहे थे। शेख हसीना को ये लोग अपने यहां लेकर बैठे हैं, लेकिन अपनी आजादी को कैसे ठुकरा दें, अपनी पहचान को कैसे ठुकरा दें, इसलिए ये कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन हां, भारत विरोध का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे। यह मौका तब ज्यादा उजागर हुआ जब भारतीय प्रधानमंत्री ने इस विजय दिवस की शुभकामनाएं भारतीय सेना को दी। और यह कोई नया इंसिडेंट नहीं था, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के इस तरह से वो देने पर, यानी कि एक तरह से शुभकामनाएं देने पर एक लंबी फहरिस्त लग गई बांग्लादेशियों की, जो यहां आकर कहने लगे कि आपने ऐसा किया ही क्या था, हम तो साल भर से युद्ध झेल रहे थे, आप अंत में आए और सारा क्रेडिट लेकर निकल गए। हां, आपका तो शोषण ही हो रहा था मेरे भाई, आपका साल भर से नरसंहार, बलात्कार, दुष्कर्म, मृत्यु सब हो रहा था। ये हम ही थे जो लास्ट में आए और आपको बचाने के लिए, ताकि आपको एक नई पहचान दिलाई जा सके। लेकिन क्या करें, जो अपने बाप का नाम भूल सकता है वो हमारे एहसान कैसे याद रख सकता है। खैर कोई बात नहीं, बांग्लादेशियों ने भारत के प्रधानमंत्री के ट्वीट के नीचे या रिप्लाइयां भर भर के की और कहा कि नहीं, आप लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, आप केवल युद्ध में सहयोग करने आए थे। मैं आपको याद दिला दूं कि भारत इस दिन को आज से नहीं लंबे समय से सेलिब्रेट कर रहा है। हम हर बार इस दिन को याद करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के ही आप
ट्वीट देखें, 2020 का देखें, 2021 का देखें, 22 का देखें, 23 का देखें और इस बार 24 का देखें, भारत हर बार इस दिन को सेलिब्रेट करता है, सेना को बधाइयां देता है कि यह दिन काफी खास है और इस दिन की वजह से भारत की अपनी एक पहचान है और भारत इस अपने आज के दिन को अपनी सेना के शौर्य और साहस के लिए सेलिब्रेट करता है। खैर, बांग्लादेश में इस तरह की जो हरकतें हैं ये कोई नई हरकत नहीं है, ये वो लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पर भी कई तल्ख टिप्पणियां कर चुके थे बाइडेन के प्यार में, लेकिन वो तो ट्रंप है, जब आएगा तब इनको निपटाएगा। ये तमाम चीजें हुई। इनमें से एक कलाकार मंत्री निकलकर आए जिन्होंने बांग्लादेश का वो नक्शा साझा किया जिसमें वो पूर्वोत्तर भारत तक को भी अपने कब्जे में लेने के ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि बांग्लादेश का मैप यहीं तक ही नहीं, बाकी बाकायदा आगे भी चल करके बंगाल को, उड़ीसा को, पूर्वोत्तर भारत को भी साथ ले लेगा। इस तरह के पोस्ट आने लगे जो कि आप लोगों को संभवतः याद होगा। मैंने 8 दिनों पहले अपने एक सेशन में बताया था कि बांग्लादेशियों ने बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को क्लेम कर लिया है कि हम तो ये क्षेत्र चाहते हैं, जिस पर भारत की प्रतिक्रिया केवल इतनी थी कि छोटा आदमी गुंडा बन रहा है, बोलने दो, उसको तकलीफ हुई है क्योंकि उसके साथ हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। इस बीच पर भारत की तरफ से भारत के भी मंत्रियों के बयान आए थे। इस बयान पर जब हमने ये सेशन किया था, ममता बनर्जी का बयान था, तो क्या हम लॉलीपॉप खा रहे हैं कि वो आएंगे पश्चिम बंगाल लेंगे और हम लॉलीपॉप खाते रह जाएंगे? खैर, कोई बात नहीं। आपको याद हो तो मैंने जब ये सेशन किया था, इस सेशन में मैंने आपको बताया था कि भारत के लोग क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। स्ट्रेटेजी में मेरा बताना था कि किस तरह से बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने की प्लानिंग भारत कर सकता है, बांग्लादेश को तोड़ने की प्लानिंग भविष्य में कर सकता है। उन्हीं प्लानिंग्स में फिलहाल एक मैप मैंने उस समय साझा किया था और बताया था कि बांग्लादेश का जो म्यांमार के साथ वाला जो हिस्सा लगा है, जो कि मिजोरम से नीचे दक्षिण में जुड़ा हुआ हिस्सा है, जहां से आप बंगाल की खाड़ी को कनेक्ट कर सकते हो, इस क्षेत्र पर भारत को कब्जा कर लेना चाहिए। ये हमने अपने सेशन में उस समय बताया था। ये मैंने आपको 8 दिन पहले सेशन किया था, फिर उसके बाद मैंने 6 दिन पहले सेशन किया और उसमें मैंने बताया कि बांग्लादेश के साथ में सटे हुए बॉर्डर म्यांमार पर अराकान आर्मी ने विद्रोह मचाना शुरू कर दिया है। यदि आपने 6 दिन पहले मेरा यह सेशन देखा हो तो बेहतर है, नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना। वो बस आपको इतना ही बताने के लिए था कि भारत ने जो सोचा था वो करना शुरू कर दिया है। क्या करना शुरू कर दिया है? बांग्लादेश के साथ सटे हुए म्यांमार के बॉर्डर पर म्यांमार की जुंता, जो म्यांमार की सेना है, उसके विद्रोह में खड़ी हुई अराकान आर्मी, जिस पर मैंने सेशन किया था, उस अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार जुंता लॉसेस कंट्रोल ओवर बॉर्डर नियर बांग्लादेश, यह खबर है 16 दिसंबर की, और यहां पर बांग्लादेश इस समय संकट में है क्योंकि अराकान आर्मी ने इनके बॉर्डर एरिया पर कब्जा कर लिया है। आर्मी सीजेस कंट्रोल ऑफ कंट्रीज टेरिटरी अमिड वर्सनिंग रिलेशनशिप विद इंडिया, क्योंकि यहां पर अराकान आर्मी ने बांग्लादेश का जो तकनाफ रीजन है उस पर कब्जा कर लिया है। अब ये तकनाफ रीजन कहां है, जरा इसे भी देख लेते हैं। साथियों, ये म्यांमार के साथ कनेक्टेड बांग्लादेश है। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार, रामू, उखिया और तकनौफ, ये रहा तकनौफ रीजन बांग्लादेश का, जहां पर म्यांमार से निकली हुई अराकान आर्मी उसने कब्जा कर लिया है। सूत्र कह रहे हैं कि इस अराकान आर्मी को भारत ने प्रमोट किया है कि वो जाए और इन क्षेत्रों पर कब्जा करे। ये केवल इसलिए ताकि इन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का ख्वाब देखना बंद करे और अपने क्षेत्र बचाए। साथियों, ये जो तकनौफ रीजन है जहां पर अराकान आर्मी पहुंची है, ये सेंट मार्टिन आइलैंड के जस्ट उत्तर में है। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके बारे में शेख हसीना कह रही थी कि अमेरिका इस आइलैंड को हमसे चाहता है, कहता है कि अगर ये आइलैंड नहीं दिया तो तख्ता पलट कर देंगे। हमारा तो तख्ता पलट कर दिया, लेकिन जब भारत की बारी आई तो उसने अराकान आर्मी को बोल करके तकनाफ रीजन को, जो कि सेंट मार्टिन आइलैंड के बगल में है, उस पर कब्जा करवा लिया है। आपको अमेरिका का जो रोल था सेंट मार्टिन आइलैंड का, उस पर तो हमने काफी सेशन किए, लेकिन ये जो घटना घटित हुई, इस घटना को भारतीय लोगों ने डोभाल साहब की तारीफ कर करके सेलिब्रेट कर डाला। लोगों ने यही कहा कि म्यांमार आर्मी टेकन सम पार्ट ऑफ बांग्लादेश इन कंट्रोल, यू माइट बी फैमिलियर विद अजित डोभाल्स गेम। सब तरफ से इस बात पर अजित डोभाल साहब को बधाइयां मिलना शुरू हुई कि डोभाल साहब, आप कह रहे थे कि आप चाइना की यात्रा पर जाएंगे, यात्रा पर चाइना के गए, कह गए अराकान वालों को कि जाओ थोड़ा बांग्लादेश का टेकनॉफ रीजन का टेक ऑफ कर दो, और वो हिस्सा टेक ऑफ हुआ। इतने में ही बांग्लादेश बौखला गया कि हम तो सोच रहे थे कि जाकर ओडिशा लेंगे। बांग्लादेशियों को लगने लगा कि बयान दे करके वो युद्ध जीत सकते हैं। उन्हें लगने लगा था कि बयान वीर अगर बन गए तो भारतीय लोग हट जाएंगे। ये भूल गए थे कि ये तीनों की तिकड़ी जब बैठती है तो श्रीलंका को पलटाकर भारत की गोदी में लाने वाला ये कलाकार, ये पाकिस्तान, ये चाइना की यात्रा पर जाकर के अराकान आर्मी को भड़काकर बांग्लादेश का टेक ऑफ कराने वाला कलाकार, जब तीनों बैठकर चर्चा कर रहे होंगे तो यार ये केवल रमी पत्ती तो नहीं खेल रहे होंगे, ये कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे होंगे, और उसी प्लानिंग में अराकान आर्मी की प्लानिंग जुड़कर आ रही है। खैर, भारत ने इन्हें बहुत पहले ही संसद निर्माण के साथ बता दिया था कि हम अखंड भारत में विश्वास रखते हैं, जिसमें बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा है तो पाकिस्तान भी। ये बात दूसरी है कि बांग्लादेशियों को यह बात थोड़ा देर से समझ में आती है। बाकी आपको इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।